Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss fundamental rules, Rule 54 and 55. It is 8th part. In this part, I will discuss also 10 MCQs, very interesting questions in latest pattern. What type of questions nowadays are coming? So that type of compatible questions I will discuss. Today in fundamental rule 54, it is very important one, order of reinstatement. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है FR54 leave under suspension. So FR54 and FR55 I will discuss, and 10 MCQs I will discuss. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So please, with patience, actually listen the video up to the end. Definitely you can get complete information about both the rules like 54 and 55, and also very interesting 10 MCQ also I will discuss. So my friends, you see my contact WhatsApp number, it is 8327782034, and also you can join my Telegram channel. Link is there, t.me/BAPI2034. You can join it. So now I am going to discuss two important rules related to the fundamental rules, Rule 54 and 55, and also 10 MCQs. First I will discuss 10 MCQs, then after that I will explain both the rules, Rule 54 and 55. You see question number 1. Two statements given. Which of the above statements is or are correct one? आपको correct statement को डिटेक्ट करना है. Two statements given. Statement 1, when a government servant who has been dismissed, removed or compulsorily retired is reinstated as a result of appeal or review, the authority competent to order reinstatement shall consider and make a specific order. First statement regarding the pay and allowances to be paid to the government servant for the period of his absence from duty, including the period of suspension preceding his dismissal, removal or compulsory retirement. Second statement, whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty. So ये दो स्टेटमेंट दिया है, आप देख लीजिए. फंडामेंटल रूल 54 देख लीजिए, सबसेक्शन 1 देख लीजिए. इसमें क्लियरली मेंशन है, सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑलरेडी नोटिस मिल गया है, डिसमिसल की, रिमूवल की, कंपल्सरीली रिटायरमेंट का नोटिस मिल चुका है ऑलरेडी, बट थ्रू अपील और रिव्यू अगेन ही रिसीव ऑर्डर ऑफ रीइंस्टेटमेंट. तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर निकालता है, क्योंकि अपील और रिव्यू में जो डिसमिसल, रिमूवल और जो कंपल्सरीली रिटायरमेंट इंपोज हुआ था चार्ज्ड ऑफिसर के ऊपर, अभी उसको रिवोक कर दिया गया है और ऑर्डर दिया गया है रीइंस्टेटमेंट के लिए. तो इस केस में एक्चुअली जो स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, उसमें दो स्टेटमेंट होता है. एक स्टेटमेंट यही होता है कि रीइंस्टेटमेंट के वजह से उसका पे एंड अलाउंसेस क्या होगा सस्पेंशन पीरियड में और जो अब्सेंस पीरियड, क्योंकि उसको डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरीली रिटायरमेंट ऑर्डर मिला मींस उसका जॉब चला गया, जॉब से वो टर्मिनेट हो गया और उसमें गैप आ गया, ठीक है, वो अब्सेंस पीरियड हो गया. उसके बाद एक्चुअली जजमेंट आया रीइंस्टेटमेंट के लिए अपील और रिव्यू के वजह से. तो उसका जो अब्सेंस पीरियड है और उसका जो सस्पेंशन पीरियड है, उसमें क्या उसका पे एंड अलाउंसेस होगा, क्योंकि अभी रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर मिला ना. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है.
उसका पे एंड अलाउंसेस क्या होगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन करेगा स्पेसिफिक ऑर्डर में कि उसका जो अब्सेंस पीरियड था इंक्लूडिंग सस्पेंशन पीरियड में उसका पे एंड अलाउंसेस क्या होगा। सेकेंड वन, उसका जो सस्पेंशन पीरियड है और प्लस जो अब्सेंस पीरियड है क्या वो ड्यूटी में इंक्लूड होगा कि नहीं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। आपको यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ थ्रू अपील और रिव्यू if the charged officer is reinstated, then in this case what type of order issued by the competent authority। जो फर्स्ट ऑर्डर का जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, जो सस्पेंशन पीरियड प्लस अब्सेंस पीरियड में उसका पे एंड अलाउंसेस क्या होगा ऑर्डर में मेंशन होगा। क्या उसको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा ना एक प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, वो ऑर्डर में मेंशन होगा। सेकंड में जो सस्पेंशन पीरियड था और जो अब्सेंस पीरियड था क्या वो ड्यूटी में इंक्लूड होगा कि नहीं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो इस तरीके का क्वेश्चन आजकल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टेटमेंट को देखिए, फंडामेंटल रूल 54 सब सेक्शन 1 को आप देख लीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू कर सकता है। ओके, हु इज द अथॉरिटी टू इश्यू सस्पेंशन ऑर्डर टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी टू व्हिच अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट, disciplinary authority, any other authority empowered in that behalf by the president by general or special order। तो 4 ऑप्शंस है। देखिए, जो सस्पेंशन ऑर्डर जो इशू करता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। सेकेंड वन, एनी अथॉरिटी टू व्हिच अपॉइंटिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट इज, जो अथॉरिटी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से उसका रैंक हाई है, द अथॉरिटी who is higher rank than the appointing authority। ठीक है, the authority who has higher rank than the appointing authority वो भी सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू कर सकता है। ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू कर सकता है, क्योंकि बेसिकली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। ठीक है, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट उनका जो जनरल और स्पेशल ऑर्डर में वो मेंशन करते हैं कि यही अथॉरिटी सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू करेगा। तो ये चारों जो है करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आप देख लीजिए चारों ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सेकेंड वन द अथॉरिटी हु हैज हायर रैंक देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, थर्ड वन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, फोर्थ वन the general or specific order of the honorable president। the honorable president decide the particular authority who issue the suspension order। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर which fundamental rule it is mentioned that leave may not be granted to a government servant under suspension। हम जानते हैं कि जो सस्पेंशन पीरियड में चार्ज्ड ऑफिसर को लीव नहीं मिलेगा, किसी तरीके का लीव नहीं मिलेगा। वन थिंग रिमेंबर, ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड द चार्ज्ड ऑफिसर कैन नॉट बी ग्रांटेड लीव, राइट। तो ये कौन सा फंडामेंटल रूल में मेंशन हुआ है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 55। फंडामेंटल रूल 55 में क्लियरली मेंशन है कि सस्पेंशन पीरियड में चार्ज्ड ऑफिसर को लीव नहीं मिलेगा, किसी तरीके का लीव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन 2 स्टेटमेंट्स गिवन, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट वन। ये जो दोनों स्टेटमेंट में हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट
जो करेक्ट नहीं है हमको डिटेक्ट करना है। देखिए स्टेटमेंट 1, एनी पेमेंट मेड अंडर दिस रूल टू गवर्नमेंट सर्वेंट, एनी पेमेंट मेड अंडर दिस रूल टू गवर्नमेंट सर्वेंट on his reinstatement shall be subject to adjustment of the amount if any earned by him through an employment during the period between the date of removal, dismissal or compulsory retirement as the case may be and the date of reinstatement। ठीक है। second statement, where the emoluments admissible under this rule are equal to or less than the amounts earned, are equal to or less than the amounts earned during the employment elsewhere, nothing shall be paid to the government servant। अगेन आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 54 सबसेक्शन 8 देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है जो इंटरवेनिंग पीरियड रहेगा डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट और रीइंस्टेटमेंट, इसके बीच में जो अब्सेंस पीरियड, वही अब्सेंस पीरियड है। क्योंकि आपको सपोज डिसमिसल का नोटिस मिला कि रिमूवल का नोटिस मिला कि कंपल्सरी रिटायरमेंट का नोटिस मिला, तो वहीं पर आपका जॉब खत्म हो गया, वहां पर आपका जॉब सीज हो गया, खत्म हो गया। और कुछ दिन के बाद जाकर रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर मिला, तो उसके अंदर जो अब्सेंस पीरियड है, सपोज अब्सेंस पीरियड में आपको और कहां पर जॉब मिल गया, ये है एब्सेंस पीरियड में आपको जॉब मिल गया। ठीक है, एब्सेंस पीरियड में आपको जॉब मिल गया तो आप कुछ अर्न कर लिया। ठीक है, जैसे आपको रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर मिला तो उसमें देखा जाएगा कि जो एब्सेंस पीरियड में जो आप अर्निंग किया, ठीक है, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको तो रीइंस्टेटमेंट हुआ मींस आपको पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। सपोज वो सस्पेंशन पीरियड प्लस एब्सेंस पीरियड, ये दोनों में आपका पे एंड अलाउंसेस फिक्स होगा। चाहे फुली एक्सोनरेट हो जाओगे तो आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा क्योंकि पूरा ड्यूटी माना जाएगा, नहीं है प्रोपोर्शनेट में मिलेगा, जो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट 1 यही बोला है कि जो एब्सेंस पीरियड है, द पीरियड बिटवीन द डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड द रीइंस्टेटमेंट, ये जो उसके बीच में जो एब्सेंस पीरियड था, यदि आप कहां पर जॉब कर रहे हो और उसमें अर्निंग कर रहे हो, जब आपको पे एंड अलाउंसेस, जब रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर आ जाएगा, आपका पे एंड अलाउंसेस फिक्स होगा, उसमें देखा जाएगा कि आप कितना अर्न किया है। ठीक है, उसको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका पे एंड अलाउंसेस में सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपको 1 लाख मिलना चाहिए। ठीक है, मगर ये जो एब्सेंस पीरियड में आप ऑलरेडी 80,000 कमा चुके हो एब्सेंस पीरियड में, तो आपको अभी कितना पे किया जाएगा? 20,000। 1 लाख माइनस 80,000। ठीक है, रीइंस्टेटमेंट के वजह से फिक्स हुआ कि आपको 1 लाख आपको एरियर के आकार में मिलेगा। मगर यहां पर देखा गया कि एब्सेंस पीरियड में आप 80,000 अर्न कर चुके हो, तो आपको कितना मिलेगा एडजस्टमेंट होकर? 20,000 मिलेगा। ठीक है, बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वेयर द एमोलुमेंट्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे दिया कि सपोज आपको आपका पे एंड अलाउंसेस फिक्स हुआ, पे एंड अलाउंसेस फिक्स हुआ 50,000। ठीक है, और आप जो एब्सेंस पीरियड में आप भी 50,000 अर्न कर लिया। ठीक है, रीइंस्टेटमेंट के वजह से सपोज ये फिक्स हुआ आपको 50,000 आपको एरियर मिलेगा, जो सस्पेंशन पीरियड और प्लस एब्सेंस पीरियड जो है उसमें जो आपका पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। सपोज मेरा एक इमेजिनरी एग्जांपल है, 50,000 मिलेगा, मगर एब्सेंस पीरियड में आप 50,000 कमा चुके हो, तो वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट पूछा है मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये आप याद रखना है, आप फंडामेंटल रूल 54 सबसेक्शन 8 में देख लीजिए कि ये क्लियरली बोला है कि जो एब्सेंस पीरियड है, इसमें यदि आप और कहां पर जॉब किया और अर्न किया,
तो उसको एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि री इंस्टेटमेंट की वजह से जो भी पे एंड अलाउंसेस का एरियर आपको मिलेगा उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा। और एब्सेंस पीरियड में सपोज सेकंड स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि जो भी पे एंड अलाउंसेस आपका फिक्स होगा री इंस्टेटमेंट की वजह से, आपको देखा जाएगा कि वो आप एब्सेंस पीरियड में उतना ही अर्न कर चुके हो, तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। नो लीन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी रिटेन्ड। किस कंडीशन में आपका लीन को रिटर्न नहीं किया जाएगा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आप देख लीजिए, मैं थोड़ा बता देता हूं कि फंडामेंटल रूल आप 13 देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है कि किस कंडीशंस में आप लीन को रिटर्न कर सकते हो और किस कंडीशंस में आप लीन रिटर्न नहीं कर सकते, क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शंस दिया गया है। Where a government servant has proceeded on immediate absorption basis to a post or service outside his service cadre or post in the government from the date of absorption. Second, on foreign service or deputation beyond the maximum limit admissible under the orders of the government issued from time to time, while order suspension, ठीक है, while on foreign service और holding a temporary post or officiating in another post। तो ये दिया है, आपको याद रखना है इसमें सस्पेंशन पीरियड में आप लीन को रिटर्न, देखिए सस्पेंशन, लीव, ये सब जो देखिए ये सब पीरियड में आप लीन आपका आप रिटर्न कर सकते हो। सस्पेंशन है कि लीव है कि आपका जो ड्यूटी पीरियड है कि आपका ट्रांसफर ज्वाइनिंग टाइम, जो ये जो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है आपको, इसमें सब आप लीन रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, इसमें लीन सस्पेंशन पीरियड एक टेम्पररी है, सस्पेंशन पीरियड, ओके, इट इज नॉट परमानेंट वन। तो इसमें आपका पोस्ट के ऊपर लीन रहेगा, लीव में लीन आप रिटर्न करोगे। अब ड्यूटी कर रहे हो तो आपका लीन रहेगा। ज्वाइनिंग टाइम, जैसे आपका ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर में आप एक ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलता है, तो टू एंड फ्रो आप जर्नी करोगे तो ज्वाइनिंग टाइम वो भी आपका लीन रहेगा। मगर इसमें पूछा है कि किस कंडीशन में आप लीन रिटर्न नहीं कर सकते, तो क्लियरली मेंशन है फंडामेंटल रूल 13 में। आप देखिए ऑब्जर्वेशन, ये देखिए इसको याद रखिए, यदि आप कहीं पर आपको ऑब्जर्व कर दिया गया आउटसाइड हिज सर्विस, आपका जो सर्विस है आउटसाइड हिज सर्विस कैडर और पोस्ट में आपको ऑब्जर्व कर दिया गया, तो आपको मेनली ऑब्जर्वेशन के ऊपर ध्यान देना है, उसको मैं अंडरलाइन कर दिया। इस केस में आप लीन रिटर्न नहीं कर सकते। और जो फॉरेन सर्विस डेपुटेशन होता है, तो ये एक हो गया, इसमें आप लीन रिटर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फॉरेन सर्विस डेपुटेशन। नॉर्मली फॉरेन सर्विस डेपुटेशन आपका 5 ईयर्स होगा और एक्सटेंड होकर 7 ईयर्स होगा। नॉर्मली 5 ईयर्स होता है और एक्सटेंशन होके और अनदर 2 ईयर्स एक्सटेंशन होता है, मगर इसका बियॉन्ड चला जाएगा तो आप लीन रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट में भी लीन रिटर्न नहीं कर सकते, मगर सस्पेंशन में लीन रिटर्न कर सकते हो। और यदि आप फॉरेन सर्विस में गए कि कहां पर आपको टेम्पररीली भेज दिया गया और ऑफिसिएटिंग कोई अनदर पोस्ट, आप हायर पोस्ट में आप ऑफिसिएटिंग, आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिला, तो उसमें आपका पोस्ट के ऊपर जो आपका जो पेरेंट पोस्ट है उसके ऊपर लीन रहेगा। मगर फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स में आप लीन रिटर्न नहीं कर सकते। जो आपको मेनली फोकस करना है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आउटसाइड हिज सर्विस कैडर और पोस्ट। और सेकेंड वन, जो आप यदि आप फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन में चले गए और उसका जो टाइम है, मैं जैसे बताया नॉर्मली आप 5 ईयर्स के लिए जाते हो, एक्सटेंशन होकर अनदर 2 ईयर्स एक्सटेंशन होगा, मगर बियॉन्ड दैट आपका पोस्ट के ऊपर लीन नहीं रहेगा। नॉर्मली 5 ईयर्स के लिए जा रहे हो, आपके पोस्ट पर लीन रहेगा, और एक्सटेंशन होता है अनदर 2 ईयर्स, लीन रिटर्न आपका पोस्ट के ऊपर लीन रहेगा, मगर बियॉन्ड ऑफ दैट ऑटोमेटिकली लीन टर्मिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 केस में आप लीन रिटर्न नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल रूल 13 बोल रहा है।
तो नो लीन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी रिटेन, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, every new entrant to government service on initial appointment, new entrant to a government service on initial appointment is required to produce a medical certificate of fitness issued by a competent authority. Powers of the honorable president have been delegated to the administrative ministries to authorize the denial of pay and allowances for a period not exceeding dash without medical certificate. अगेन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। फंडामेंटल रूल 10 देख लीजिए। जो न्यू एंट्रांट है, आप न्यूली जॉब में एंट्री कर रहे हो, न्यूली गवर्नमेंट जॉब में एंट्री कर रहे हो, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, जो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना है, ठीक है। और यहां पर जो रूल है, फंडामेंटल रूल 10 में क्लियरली मेंशन है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी हैव बीन डेलीगेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज को डेलीगेशन पावर दिया है कि जो न्यू एंट्रांट है, न्यूली अभी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर रहा है, यदि वो मेडिकल सर्टिफिकेट 2 मंथ्स के अंदर नहीं दे पा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको पे एंड अलाउंसेस दे दो। मगर बियॉन्ड 2 मंथ्स वो नहीं दिया मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ठीक है, तब तो उसका ऑटोमेटिकली जॉब क्या होगा, चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है 2 मंथ्स, तो आपको जब ज्वाइन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब में, तब आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे दो। नहीं दोगे तो अप टू 2 मंथ्स आपको सैलरी मिलेगा, पे एंड सैलरी मिलेगा, मगर बियॉन्ड ऑफ दैट आपको नहीं मिलेगा, आपका जॉब टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, फंडामेंटल रूल 10 बोल रहा है। तो ये जो 2 मंथ्स का रिलैक्सेशन है, एक्चुअली द ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज गिवन डेलीगेशन पावर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, ठीक है, कि 2 मंथ्स का टाइम दे दो, और 2 मंथ्स में उसका पे एंड अलाउंसेस को आप रोक नहीं सकते, उसको दे सकते हो। मगर बियॉन्ड 2 मंथ्स यदि वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो फिटनेस के ऊपर नहीं दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका जॉब टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पे इंक्लूड्स, ऑप्शन ए ओवरसीज पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे, ऑल द अबव। तो उसमें आप देख लीजिए, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 21 देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि ओवरसीज पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे, ये तीनों पे में इंक्लूड होगा। ये जो ओवरसीज पे है, ये आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 920 सबसेक्शन 20 में है। जो स्पेशल पे है वो फंडामेंटल रूल, ठीक है, 923 में है, ठीक है, सबसेक्शन 23 में है। और जो पर्सनल पे है वो दिया है फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 25 में है। तो ये तीनों पे में इंक्लूड होगा। ओवरसीज पे क्या है, आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जब आप अब्रॉड में काम करोगे ये पे मिलेगा। ये फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 20 में मेंशन हुआ है, ठीक है। और आप देख लीजिए स्पेशल पे, स्पेशल पे कब मिलेगा, जब आप डिफिकल्ट वर्क कर रहे हो, कोई आर्डुअस, कोई डिफिकल्ट वर्क आपको असाइन किया गया है, वहां पर आपको स्पेशल पे मिलेगा। कि और एक है स्पेशल पे कब मिलेगा ना, जब आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा वर्क आपको दे दिया गया, तब आपको स्पेशल पे मिलेगा। तो 2 चीज, ओवरसीज पे, आउटसाइड ऑफ द कंट्री, स्पेशल पे क्या है, डिफिकल्ट वर्क, आर्डुअस वर्क, प्लस क्या है, यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाता है स्पेशल पे, वो फंडामेंटल रूल 923 में मेंशन किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है पर्सनल पे, पर्सनल आप यहां पर याद रखिए, जो पर्सनल पे है, पर्सनल पे बेसिकली वो ये 9, सॉरी, अब थोड़ा और एक बार उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। इसमें
जो पे के ऊपर डिफाइन किया गया है, आप फंडामेंटल रूल 921 देख लीजिए। ओवरसीज पे फंडामेंटल रूल 920 सबसेक्शन 20 देख लीजिए। स्पेशल पे फंडामेंटल रूल 9 अंडर सबसेक्शन 25 है, मैं गलत में बोल दिया था। पर्सनल पे फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 23 में मेंशन है। स्पेशल पे तो बोल दिया। स्पेशल पे को कहां पर डिफाइन किया गया है ना, फंडामेंटल रूल 9 अंडर सेक्शन 25 में। अभी बताया पर्सनल पे क्या है, जब पे रिवीजन हुआ तब आपको पे एनोमली हो गया। सपोज जो पे रिवाइज हुआ वो बेसिकली कम हो गया, तो उसको एडजस्ट कर कवर अप करने के लिए आपको पर्सनल पे दिया गया। ठीक है, तो आपको जो लॉस है, आपका जो सब्सटेंटिव पे में जो लॉस हो रहा है उसको कवर अप करने के लिए पर्सनल पे दिया गया। क्योंकि जब पे रिवीजन हुआ उसमें जो आपको पे दिया गया वो एक्चुअल पे से कम हो गया, जो सब्सटेंटिव पे होना चाहिए उसे कम हो गया, उसको कवर अप करने के लिए पर्सनल पे दिया गया। तो ये फंडामेंटल रूल 9 अंडर सेक्शन 2, ये सब रूल को याद रखिए। पे को डिफाइन किया गया है फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 21। ओवरसीज पे फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 20। जब आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जब अब्रॉड में आप काम करोगे ओवरसीज पे मिलेगा। स्पेशल पे फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 25। कोई डिफिकल्ट वर्क, कोई अर्डुअस वर्क और प्लस कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एडिशनल चार्ज आपको दे दिया गया तो स्पेशल पे मिलेगा। पर्सनल पे में सपोज पे रिवीजन में पे एनोमली, सपोज आपको जो पे मिल रहा है वो सब्सटेंटिव पे से कम है तो उसको कवर अप करने के लिए पर्सनल पे दे दिया गया। तो ये फंडामेंटल रूल 9 अंडर सेक्शन सब सेक्शन 23 में क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, चलो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, ए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए यूनियन टेरिटरी एज रेम्यूनरेशन फॉर स्पेशल वर्क ऑफ एन ओकेजनल और इंटरमीडिएट कैरेक्टर। तो उसमें इसको क्या बोलेंगे हम? देखिए कॉन्सोलिडेट, आप दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक फी है, एक ऑनरारियम है। जो ऑनरारियम मिलता है इसका आंसर सी होगा। जो ऑनरारियम है मेनली आपको फोकस करना है स्पेशल वर्क, ठीक है। और बाकी आपको ये जो पे मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा। मगर जो ये जो डिफाइन किया गया है, आप फंडामेंटल रूल 9 ओके सबसेक्शन 9 देख लीजिए, ये ऑनरारियम। मगर उसी में आप फी को देख लीजिए। फी क्या है? ये फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 6A में डिफाइन किया गया है, आप देख लीजिए, ठीक है। और फी जो है, फी जो मिलता है वो अदर देन कंसोलिडेटेड फंड, आपको याद रखना है। ऑनरारियम कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा मगर फी नहीं मिलेगा, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड से फी मिलेगा। तो फंडामेंटल देख लीजिए, फंडामेंटल रूल वही रूल 9 है मगर सबसेक्शन 9 जो है ऑनरारियम और जो सबसेक्शन 6A है वो फी के ऊपर है। और इसमें आपको याद रखना है ये रिकरिंग पेमेंट और नॉन रिकरिंग पेमेंट ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। मगर आपको स्पेशल वर्क के लिए मिलता है, वो ऑनरारियम है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी थोड़ा आप डिफरेंस देख लिया, मेरा ये भी डिस्कस में कर चुका हूं। आप फंडामेंटल ये 8 पार्ट है, आप देख लीजिए इनिशियल पार्ट में ये क्लियरली मेंशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज कैन रीडेलीगेट पावर्स टू द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। यहां पर 3 ऑप्शन है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट, राइट ऑफ लॉसेस, रीअप्रोप्रिएशन एक्सीडिंग 10% ऑफ द ओरिजिनल बजट प्रोविजन। तो उसमें आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 7 उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप कोई भी आपको फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर दिया जाता है तो उसमें किसका अप्रूवल चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
आप याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए। मगर उसमें क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो डेलीगेशन पावर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को देता है, मगर ऐसा कुछ मैटर में डेलीगेशन पावर नहीं रहेगा। तो इस कौन सा मैटर में, क्या ये जो 3 ऑप्शन है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट है, राइट ऑफ लॉसेस है, रीअप्रोप्रिएशन एक्सीडिंग 10% ऑफ द ओरिजिनल बजट प्रोविजन, ये तीनों ऑप्शन, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, जो ये तीनों केस में, ये ऑप्शन डी, ये तीनों केस में एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, ठीक है, जो डेलीगेशन पावर नहीं देगा सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, जो लॉस है उसको राइट ऑफ नहीं कर सकता, और जो ओरिजिनल बजट प्रोविजन है उसका 10% से ज्यादा उसको वो यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो ये तीनों केस में फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर नहीं रहेगा, याद रखना है, ठीक है, नहीं रहेगा ये तीनों केस में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डेलीगेशन पावर देता है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को, मगर ये तीनों केस में नहीं देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल रूल 7 में और एक चीज याद रखिए, और कोई भी डेलीगेशन पावर आपको दिया जाता है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को, उसमें किसका अप्रूवल चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। where any ministry or department of government is of opinion that the operation of any of these rules may cause undue hardship to any person, that ministry or department, as the case may be, may by order for reasons to be recorded in writing relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner, provided that no such order shall be made except with the concurrence of the, ये इसको याद रखिए, provided that no such order shall be made except with the concurrence of the Ministry of Finance, it is mentioned under which fundamental rule। देखिए कभी कभी रूल है जो अनड्यू हार्डशिप दे देता है, एम्प्लॉय के ऊपर कुछ अननेसेसरी हार्डशिप हो जाता है, उसको वही रूल को रिलैक्सेशन कर दिया जाता है विथ रीजन, ये अननेसेसरी, इट मींस हार्डशिप है, अननेसेसरी एक बर्डन है, तो उसी रूल को थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए। और जब वो रूल को रिलैक्स किया जाएगा उसमें किसका अप्रूवल चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो ये हो सकता है कोई भी, जब एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ये देखता है कि ये अननेसेसरी बर्डन है, अननेसेसरी स्ट्रेन है, ठीक है, तो उस केस में वो रूल को रिलैक्स किया जाएगा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये, तो इस केस में एक्चुअली ये कौन सा फंडामेंटल रूल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन डी, फंडामेंटल रूल, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, फंडामेंटल रूल 5A में देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो अनड्यू हार्डशिप है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय के ऊपर इंपोज किया गया है उसको रिलैक्स किया जाएगा, ठीक है। जैसे ऑल द एम्प्लॉइज एक्चुअली दे बियर द सेम बर्डन, ओके, देयर इज नो इनइक्वालिटी और देयर इज नो अनजस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है। तो उस केस में वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर जो बर्डन ये डिटेक्ट हुआ तो उसको रिलैक्स किया जाएगा, अप्रूवल उसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चाहिए, ये फंडामेंटल रूल 5A बोल रहा है, ठीक है। आज का ये 10 क्वेश्चंस था, उसके बाद में 2 रूल्स डिस्कस करूंगा, ऑलरेडी बोल चुका हूं, फंडामेंटल रूल 54 एंड फंडामेंटल रूल 55, ठीक है। चलो अभी देखते हैं फंडामेंटल रूल 54, ये ऑर्डर फॉर री इनस्टेटमेंट है। सपोज आपको डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरीली रिटायरमेंट का ऑर्डर मिल चुका है, मगर उसके बाद अपील रिव्यू में वो री इंस्टेट, इट मींस अपील किया गया और रिव्यू किया गया और उसमें आपको री इंस्टेट किया कर दिया गया, ठीक है, तो आप फिर जॉब में आ गए, तो उस केस में हम डिस्कस करेंगे। ये फंडामेंटल रूल 54 को आप याद रखिए, ऑर्डर फॉर रीइंस्टेटमेंट के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। रेड मार्क में एक्चुअली क्वेश्चन है, फर्स्ट दिया है, देखिए जो फंडामेंटल रूल 54 सबसेक्शन 1 है, when a government servant who has been dismissed, removed or compulsorily retired is reinstated as a result of appeal or review or would have been reinstated, the authority competent to order reinstatement shall consider and make a specific order। मैं उसको डिस्कस कर चुका हूं एक MCQ में, आपको ऑलरेडी डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरीली रिटायरमेंट का ऑर्डर मिल चुका था,
उसके बाद आप अपील कर दिया, अपील और रिव्यू में, ठीक है, जो रिमूवल, डिसमिसल और जो कंपल्सरीली रिटायरमेंट को सेट असाइड कर दिया गया, ठीक है, और आपको रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर निकालता है। स्पेसिफिक ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होता है कि जो सस्पेंशन पीरियड है, जो सस्पेंशन पीरियड है और प्लस जो अब्सेंस पीरियड है। अब्सेंस पीरियड क्या है? अब्सेंस मींस एक्चुअली जो ऑर्डर मिल गया आपको, डिसमिसल ऑर्डर मिला कि रिमूवल ऑर्डर मिला कि कंपल्सरीली रिटायरमेंट ऑर्डर मिला, तो ऑटोमेटिकली आपका जॉब टर्मिनेट हो गया, और उससे आप लेंगे जो रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर मिला, तो उस बीच में जो अब्सेंस पीरियड रहा, तो ये सस्पेंशन अब्सेंस पीरियड में आपका पे एंड अलाउंसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो जो ऑर्डर रीइंस्टेटमेंट आपको ऑर्डर इश्यू करेगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि सस्पेंशन पीरियड में और एब्सेंस पीरियड में आपका पे एंड अलाउंसेस क्या होगा, ठीक है। सेकंड, इसमें और एक चीज आएगा स्टेटमेंट कि ये जो सस्पेंशन पीरियड, एब्सेंस पीरियड, क्या वो ड्यूटी में माना जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट क्लियरली ये है, क्या वो जो सस्पेंशन पीरियड था और जो एब्सेंस पीरियड था, क्या ये दोनों को ड्यूटी में माना जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर इश्यू करता है ये दोनों के ऊपर वो मेंशन करता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल रूल 54 सबसेक्शन 1 डिफाइन किया है, ठीक है। अभी फंडामेंटल रूल 52, अभी सबसेक्शन 2 को आएंगे। यहां पर दे दिया, where the authority competent to order reinstatement is of opinion that the government servant who had been dismissed, removed or compulsorily retired has been fully exonerated। आपको पूरा जो आपके ऊपर चार्ज लगा था वो पूरा चार्ज को हटा दिया गया, क्योंकि जो चार्ज लगा था वो अनजस्टिफाइड है, तो इसलिए पूरा आप एक्जोनरेट हो गए, ठीक है। तो वही है, जो भी चार्ज ऑफिसर के ऊपर लगा था, ठीक है, वो पूरा चार्ज अनजस्टिफाइड है, ठीक है, तो आपको फुली एक्जोनरेट कर दिया गया। तो जब फुली एक्जोनरेट कर दिया जाएगा तो अब सस्पेंशन पीरियड प्लस एब्सेंस पीरियड को पूरा ड्यूटी माना जाएगा और आपको उस पीरियड में फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, देखिए, फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, और फॉर ऑल पर्पजेस आपका वो सस्पेंशन पीरियड प्लस एब्सेंस पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा और फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, जैसे आपको आज यूजुअल मिलता है। जैसे आप को डिसमिसल ऑर्डर नहीं मिला था, कि रिमूवल नहीं हुए थे, कि कंपल्सरीली रिटायरमेंट नहीं हुए थे, जैसे आपको पे एंड अलाउंसेस मिल रहा था, उसके हिसाब फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो फुल्ली अनजस्टिफाइड है, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वही बोल रहा है, मगर उसमें और एक मेंशन दे दिया। देखिए, ये जो सेकेंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लियरली दे दिया कि ये जो प्रोसीडिंग चल रहा था, यहां पर दे दिया, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैड बीन डिलेड ड्यू टू द रीजंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। यहां पर क्या हुआ कि आपको रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया, मगर यहां पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ओपिनियन दे रहा है कि ये जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था वो डिले हो गया, और डिले किसके वजह से हुआ ना, वो पर्टिकुलरली चार्ज ऑफिसर के वजह से जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था वो डिले हुआ। जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो डिले हुआ, ठीक है, इतना दिन चला, डिले हुआ, उसके लिए चार्ज ऑफिसर ही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, उसके वजह से ही डिले हुआ। तो उस केस में क्या होगा, एक नोटिस भेजेगा, क्या है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नोटिस दे देगा कि आपके वजह से आपको तो रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया, मगर आपके वजह से एक्चुअली इंस्टीट्यूट जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इतना दिन के अंदर खत्म होना था मगर वो देर हो गया, ठीक है। तो इसलिए एक नोटिस वो इशू करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और उसमें क्लियरली मेंशन करेगा कि आपको रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया मगर आपके वजह से ये जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग डिले हो गया, तो आप जवाब दो। तो आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, विद इन 60 डेज आपको देना है,
क्योंकि जो आपको ऑर्डर मिला उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके वजह से ही जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था वो डिले हो गया, तो इसलिए वो उसको ठीक टाइमली एक्चुअली वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को खत्म नहीं किया गया, तो आप आपका रिप्रेजेंटेशन दो। तो जब आपको वो ऑर्डर इशू किया गया, ठीक है, तो आपको 60 डेज के अंदर, ठीक है, जब आपको वो ऑर्डर रिसीव हुआ उसका 60 डेज के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। तो इस केस में क्या होता है ना, जो अमाउंट फिक्स होता है वो पूरा अमाउंट आपको नहीं दिया जाएगा, एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट दिया जाएगा। ये द अमाउंट शैल नॉट बी लेस देन, यहां पर दे दिया गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी पेड फॉर द पीरियड, जो डिले पीरियड है, जो डिले पीरियड है आपके वजह से जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग डिले हो गया, वो डिले पीरियड में आपको पूरा पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलेगा। देखिए, ओनली सच अमाउंट नॉट बीइंग द होल ऑफ सच पे एंड अलाउंसेस, आपको पूरा पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलेगा, आपको एक प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। और उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा वो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस कब मिलता है? जब आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सस्पेंशन पीरियड में जो फंडामेंटल रूल 53 में मेंशन है, सस्पेंशन पीरियड में आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस कितना होता है? आपका जो जस्ट बिफोर सस्पेंशन जो आपका बेसिक पे था उसका 50%। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है, आपको तो रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया, मगर उसमें एक ऑर्डर इशू कर रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ओपिनियन दे रहा है कि आपके वजह से एक्चुअली जो प्रोसीडिंग है वो डिले हो गया, तो आपको वो नोटिस देगा। जब आप नोटिस रिसीव करोगे उसका 60 डेज के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। और इस कंडीशन में जो डिले पीरियड है उसमें आपको फुल पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलेगा, उसमें एक प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। मगर जो प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो उसको नेक्स्ट चलेंगे, फंडामेंटल रूल 54 सबसेक्शन 3 को चलेंगे। इसमें क्या दिया है? Where the authority competent to order reinstatement is of the opinion that the government servant who had been dismissed, removed or compulsory retired has been fully exonerated। यहां पर competent authority ने पूरा क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो फुली अनजस्टिफाइड है। तो इस केस में क्या होगा? जो आपका सस्पेंशन पीरियड है प्लस जो एब्सेंस पीरियड है उसको पूरा ड्यूटी माना जाएगा और आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। ओके, तो इसमें क्या है ना, सस्पेंशन पीरियड प्लस एब्सेंस पीरियड को पूरा ड्यूटी माना जाएगा और इस पीरियड में आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन, बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, सबसेक्शन 4 को चलेंगे, फंडामेंटल रूल 54। उसमें क्लियरली मेंशन है कि वेयर द ऑर्डर ऑफ dismissal, removal or compulsory retirement from service is set aside by the appellate or reviewing authority solely on the ground of non-compliance with the requirements of clause 1 or clause 2 of article 311 of the constitution and no further inquiry। देखिए, ये जो ऑप्शन है इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि आपको जो ऑर्डर दिया गया था, डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर दिया गया था, उसमें क्या है, जो आर्टिकल 311 का जो क्लॉज था, जो मैं क्लॉज को भी डिफाइन यहां पर कर चुका हूं, आप देखेंगे क्लॉज 1 और 2, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। जो आर्टिकल 311, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 जो दो क्लॉज है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया और उसके वजह से अपेलेट अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी ने क्या किया, ये जो डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट जो ऑर्डर दिया गया था उसको सेट असाइड कर दिया, उसको रिवोक कर दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसमें दो क्लॉज है। क्लॉज 1 ये बोल रहा है, देखिए ये एक्चुअली बोथ द क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, जैसे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, suppose the authority whose rank is below the appointing authority, the authority whose rank is below the appointing authority, वो आपको
डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरीली रिटायरमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकता। जो अथॉरिटी आपको ऑर्डर दिया उसका जो रैंक है वो बिलो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो वो ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये सपोज तो जो अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर दिया, डिसमिसल का ऑर्डर दिया कि रिमूवल का ऑर्डर दिया, उसका जो रैंक है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कम है, तो ये तो रूल ब्रीच हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, क्लॉज 1 जो है, क्लॉज 1 को ब्रीच किया गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपको ये ऑर्डर दिया गया था वो रिवोक हो जाएगा। सेकंड क्या है, क्लॉज 2 ये बोल रहा है कोई चार्ज ऑफिसर के ऊपर चार्ज लगता है तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन देने के लिए फर्स्ट उसको सो कॉज नोटिस दिया जाएगा और मेंशन किया जाएगा कि ये आपके ऊपर ये चार्ज लगा है तो आप आपका रिप्रेजेंटेशन दे दो। सपोज ये नहीं किया गया और डिसमिस कर दिया गया कि रिमूव कर दिया गया कि कंपल्सरीली रिटायरमेंट का ऑर्डर दे दिया गया, तो ये क्लॉज 2 को ब्रीच कर रहा है। तो ये जो दोनों क्लॉज जब ब्रीच होगा तो इस कंडीशन में जो अपेलेट अथॉरिटी है, रिव्यूइंग अथॉरिटी है, वो क्लियरली मेंशन कर दिए कि ये दोनों क्लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, ये दोनों क्लॉज को स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं किया गया, तो उसके वजह से जो डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का जो इंपोज किया गया था पेनल्टी, उसको रिवोक कर दिया गया, उसको सेट असाइड कर दिया गया। ठीक है, समझ में आया? तो उस कंडीशन में क्या है कि इस कंडीशन में आपको पूरा पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलेगा। जो सस्पेंशन पीरियड है कि जो एब्सेंस पीरियड, सस्पेंशन पीरियड, एब्सेंस पीरियड में फुल पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन में एक्चुअली कि आपको फुली एक्सोनरेट नहीं किया जाएगा। आपको याद रखना है, ये कंडीशन को याद रखना है। इसी कंडीशन में जब आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बोथ द क्लॉजेस को स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं किया गया और आपको जो अपेलेट अथॉरिटी और जो रिव्यूइंग अथॉरिटी का ऑर्डर दिया गया कि रीइंस्टेटमेंट के लिए, और इस कंडीशन में आपको फुली एक्सोनरेट नहीं किया गया, तो फुली एक्सोनरेट नहीं किया गया तो कैसे फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा? तो इसलिए दे दे द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी पेड सच अमाउंट नॉट बीइंग द होल ऑफ द पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, और यहां पर जो पे एंड अलाउंसेस आपको मिलेगा वो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। तो और इसमें क्लियरली मेंशन होगा। तो और एक इसमें याद रखिए, यदि इस तरीके का कंडीशन आता है तब आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर इश्यू करेगा कि आपको तो रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया, जो आर्टिकल 311 का बोथ द क्लॉजेस को ठीक से कंप्लाई नहीं किया गया, और आपको अपेलेट अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी ने जो डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट जो ऑर्डर दिया था उसको रिवोक किया, पर इस कंडीशन में आपको एक प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, क्योंकि यू आर नॉट फुली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज। तो आपको एक वो ऑर्डर इश्यू करेगा। जब आपको ऑर्डर आप रिसीव करोगे उसका 60 डेज के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। फिर आपका रिप्रेजेंटेशन के बाद, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन को इट मींस करके रीजन दिया जाएगा, विथ रीजन आपको जो एक प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस पे किया जाएगा। जो प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस क्या होगा ना, सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये जो आर्टिकल 311 का क्लॉजेस को ब्रीच किया गया, इस केस में क्लियरली मेंशन है कि आपको फुली चार्ज से फुली एक्सोनरेट नहीं किया जाएगा। आपको ऑर्डर इश्यू किया जाएगा और ऑर्डर में मेंशन होगा और आपको 60 डेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, उसका एक फंडामेंटल रूल 54 का सबसेक्शन 5 देखिए, वेयर द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, removal or compulsory retirement from service is set aside by the appellate or reviewing authority solely on the ground of non-compliance with the requirements of clause 1 or clause 2 of article 311। वही है कि जो आर्टिकल 311 का जो बोथ क्लॉजेस है उसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं किया गया, इसके वजह से appellate authority और reviewing authority आपके ऊपर जो चार्ज लगा था उसको रिवोक कर दिया और आपको रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर दे दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पीरियड, जो सस्पेंशन पीरियड, ये दोनों पीरियड, सस्पेंशन पीरियड प्लस एब्सेंस पीरियड, इसका क्या होगा? ठीक है, ये इसको
जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक डायरेक्शन नहीं देगा तब तक इसको ड्यूटी में नहीं माना जाएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डायरेक्शन देगा कि ये जो सस्पेंशन पीरियड है, एब्सेंस पीरियड है, उसको ड्यूटी माना जाए। वो डायरेक्शन नहीं दिया कि वो सपोज ऑर्डर में दे देगा कि सस्पेंशन टाइम की एब्सेंस पीरियड टाइम को ड्यूटी नहीं माना जाएगा, तो उसका ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। मगर आपको याद रखना है इस कंडीशन में जब आर्टिकल 311 का क्लॉजेस को ब्रीच किया जाएगा और आपको उसी कंडीशन में आपको अपीलेट अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी आपको रीइंस्टेट कर दिए, उसमें क्लियरली मेंशन है कि यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब तक वो डायरेक्शन नहीं दिया कि आपका जो सस्पेंशन पीरियड की एब्सेंस पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा कि नहीं, तो वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर के ऊपर, यदि वो डायरेक्शन देता है कि हाँ सस्पेंशन पीरियड एब्सेंस पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा तो माना जाएगा। यदि वो ऑर्डर देता है नहीं सस्पेंशन पीरियड एब्सेंस पीरियड को ड्यूटी नहीं माना जाएगा तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उसका किसका ऑर्डर, मेनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट वन ये भी है इसी पीरियड को, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट डिजायर्स, ये जो सस्पेंशन पीरियड है प्लस एब्सेंस पीरियड है उसको लीव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सपोज लीव ड्यू है आपका, कुछ ईएल है कि एचपीएल है, उसको वो ये जो पीरियड है उसको लीव में, लीव देखिए कन्वर्ट कर दिया जाए। सपोज जो लीव ड्यू है आपका सर्विस बुक में, सपोज कुछ लीव है उसको इस पीरियड को कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट सो डिजायर्स सच अथॉरिटी मे डायरेक्ट दैट द पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन preceding is dismissal, removal or compulsory retirement as the case may be shall be converted into, ये देखिए shall be converted into leave of any kind due। जो ड्यू आपका, जो लीव आपका सर्विस बुक में है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंड एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसमें भी हो सकता है, सपोज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू ऑर्डर में इशू करता है कि आपका जो सस्पेंशन पीरियड है कि जो एब्सेंस पीरियड है उसको जो लीव ड्यू है आपका जो सर्विस बुक में अभी लीव है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मगर इसमें, ठीक है समझ में आ रहा है, मगर इसमें क्लियरली मेंशन होगा जो लीव आपको इसमें कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली ईओएल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव उसको 3 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, और बाकी जो बेसिकली जो परमानेंट है और क्वासी परमानेंट है उनका जो लीव होगा वो 5 ईयर से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप जानते हो क्योंकि टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होता है वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, और बाकी जो परमानेंट और क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है यदि इस लीव जो लीव ड्यू है उसको कन्वर्ट किया गया वो बेसिकली 5 ईयर से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पता चलता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर देगा कि वेदर एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड और जो एब्सेंस पीरियड वेदर एक्चुअली इट इज काउंटेड इन ड्यूटी और नॉट। और सेकेंड वन, उसके पास भी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, वो आपका जो सस्पेंशन पीरियड और जो एब्सेंस पीरियड है उसको वो जो लीव ड्यू है उसको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अभी चलेंगे फंडामेंटल रूल 54 सबसेक्शन 6, द पेमेंट ऑफ अलाउंसेस अब सब रूल 2 फुली, सब रूल 2 क्या बोल रहा है, इसी जो फंडामेंटल रूल का सब रूल 2 फुली एक्सोनरेटेड में आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, और पूरा सभी इट मींस आपका जो सस्पेंशन पीरियड है और जो एब्सेंस पीरियड है उसको एवरी पर्पज के लिए ड्यूटी में माना जाएगा। सब रूल 4 क्या बोल रहा है, नॉट फुली एक्सोनरेटेड। ठीक है, तो नॉट फुली एक्सोनरेटेड मींस आपको एक प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा जो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा, तो वो सबसेक्शन 6 बोल रहा है। सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है, द अमाउंट डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 और सब रूल 4 शैल बी, ये बता दिया कि जो भी पे एंड अलाउंसेस, सपोज आपको प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, तो प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस एक्चुअली सभी समय वो नॉट लेस देन सब्सिस्टेंस अलाउंस, याद रखना है। ये जो यहां पर जो प्रोपोर्शनेट अलाउंस मिलेगा नॉट लेस देन, ठीक है, नॉट लेस देन सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जो प्रोपोर्शनेट अलाउंस मिलेगा वो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा, तो ये अंडर सेक्शन 7 बोल रहा है। ठीक है, राइट।
और क्वेश्चन नंबर 8 में एक एडजस्टमेंट का बात आता है, जैसे एब्सेंस पीरियड में इसमें क्या बोलता है कि जो एब्सेंस पीरियड में सपोज, इसी के ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी एमसीक्यू में, एब्सेंस पीरियड में सपोज आप जॉब कर लिया एब्सेंस पीरियड में, तो जॉब किया मीन्स आप अर्न किए, तो आपका अर्निंग को देखा जाएगा यहां पर। सपोज एब्सेंस पीरियड में आप अर्न किया, सपोज आप अर्न किया 80,000, और जो आप री इंस्टेटमेंट हो गए, री इंस्टेटमेंट के वजह से आपको पे एंड अलाउंसेस कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, ठीक है। और आप अर्न कितने किए, 80,000 अर्न किया है एब्सेंस पीरियड में, क्योंकि जो आपको रिमूवल डिसमिसल ऑर्डर मिला मीन्स ऑलरेडी आपका जॉब टर्मिनेट हो गया, तो आप एनीवेयर एल्स आपको एक जॉब मिला, आप अर्न कर रहे हो, मगर आपको जब री इंस्टेटमेंट किया गया उसमें डिटेक्ट किया गया कि आप एब्सेंस पीरियड में जॉब कर रहे थे, और उस समय कितना अर्न किए थे, 80,000। बाकी आपका जो पे एंड अलाउंसेस मिलेगा सस्पेंशन पीरियड और एब्सेंस पीरियड में, सपोज आपको 1 लाख मिलेगा एरियर के आकार में, तो उसमें आपको एक्चुअली कितना मिलेगा, अभी ना 20,000 मिलेगा एडजस्टमेंट के बाद। एब्सेंस पीरियड में आप 80,000 अर्न किया, और री इंस्टेटमेंट जब हो गए एब्सेंस पीरियड प्लस सस्पेंशन पीरियड में आपका जो पे एंड अलाउंसेस मिलेगा 1 लाख मिलेगा, तो उसको एडजस्ट करके आपको कितना मिलेगा, 20,000। और उसका एक सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, जैसे री इंस्टेटमेंट के वजह से आपको 50,000 पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, एंड आप एब्सेंस पीरियड में अर्न किया ऑल्सो 50,000, तो इस केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एब्सेंस पीरियड में आप अर्न किया 50,000, और यहां पर आपको री इंस्टेटमेंट के वजह से जो एब्सेंस पीरियड और जो सस्पेंशन पीरियड में आपका पे एंड अलाउंसेस जो मिलेगा वो 50,000 मिलेगा, और दोनों समान हो गया, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल रूल 54 सबसेक्शन 8 बोल रहा है, ठीक है। चलो अभी फंडामेंटल रूल 54 कोर्ट ऑर्डर को जाएंगे, ठीक है। इसमें कोर्ट ऑर्डर आएगा जब आपका केस कोर्ट को चला जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो सबसेक्शन 1 है, वेयर द डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेट असाइड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ and such government servant is reinstated without holding any further inquiry। कोर्ट ने क्या किया, आपका जो डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर को क्वाश कर दिया, ठीक है, सेट असाइड कर दिया, तो उस केस में और यह भी डिक्लेयर कर दिया कि फर्दर इंक्वायरी नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में द पीरियड of absence from duty shall be regularized and the government servant shall be paid pay and allowances in accordance with the provisions of sub rule 2। sub rule 2 means he is not exonerated on merits। ये देखिए, he is not exonerated on merits। रूल 3 क्या बोल रहा है, इसी का सबसेक्शन आगे में देखेंगे, उसका जो सब रूल 2 बोल रहा है कि आपको फुली एक्जोनरेट नहीं किया गया, कोर्ट तो सेट असाइड कर दिया आपका डिसमिसल ऑर्डर को, रिमूवल ऑर्डर को, ठीक है, और मगर सब रूल 2 बोल रहा है आप फुली एक्जोनरेट नहीं हुए, कोर्ट आपको रीइंस्टेट कर दिया, मगर जो ऑर्डर दिया, ऑर्डर में क्लियरली मेंशन किया कि यू आर नॉट फुल्ली एक्जोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज। और सब रूल 3 क्या बोल रहा है कि ऑर्डर में क्लियरली मेंशन हुआ कि आपको फुल्ली एक्जोनरेट कर दिया गया, और जो भी सस्पेंशन पीरियड और एब्सेंस पीरियड को वो पूरा ड्यूटी फॉर ऑल पर्पजेस के लिए ड्यूटी के आकार में माना जाएगा, आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। तो 2 कंडीशन यहां पर दिया है। तो ऑर्डर को आप देखिए, यदि ऑर्डर में क्लियरली मेंशन कोट कर दिया कि आपको रीइंस्टेट कर दिया गया, मगर यू आर नॉट फुली एक्जोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज, और एक ऑप्शन है, यदि कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि यू आर फुली एक्जोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज एंड योर एब्सेंस पीरियड एंड सस्पेंशन पीरियड should be counted as duty for all purposes and you get full pay and allowances in this period, ठीक है। तो ये कोर्ट ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आया। चलो उसका सबसेक्शन 2 मैं अभी बताया था, सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है, सबसेक्शन 2 बता रहा है कि यू आर नॉट फुली एक्जोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज where the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by the court solely on the grounds of non-compliance with the requirements of clause 1 or clause 2 of article 311 of the constitution and where he is not exonerated on merits। देखिए यहां पर क्या है, कोर्ट बोला कि जो आर्टिकल 311
311 का जो क्लॉज 1 था, क्लॉज 2 था, उसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं किया गया। उसका तो 2 क्लॉजेस था, उसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं किया गया। इसके वजह से ओके आपको रीइंस्टेट कर दिया गया। ठीक है, जो चार्ज ऑफिसर को रीइंस्टेट कर दिया गया, मगर मेरिट बेसिस में देखेंगे यू आर नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज, यू आर नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज। तो इस केस में आपका जो पे एंड अलाउंसेस फिक्स होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा, और ये जो पे एंड अलाउंसेस, जो प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस होगा, वो कभी भी सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ये था, ठीक है, ये क्लियरली दे दिया। तो इस केस में क्या होगा, यदि आपको कोर्ट ऑर्डर देता है कि बेसिकली जो आर्टिकल 311 का जो बोथ द क्लॉजेस था उसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं किया गया, उसके वजह से जो डिसमिसल रिमूवल ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया गया और आपको रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया, मगर द चार्ज ऑफिसर इज नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड ऑन मेरिट, द चार्ज ऑफिसर इज नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज। तो इस केस में बेसिकली कोर्ट एक नोटिस इश्यू करेगा चार्ज ऑफिसर को कि बेसिकली आर्टिकल 311 क्लॉज 1 और 2 को स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं किया गया, उसके वजह से आपके ऊपर जो इंपोज हुआ था डिसमिसल रिमूवल, जो पेनल्टी इंपोज हुआ था उसको सेट असाइड कर दिया गया, मगर यू आर नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज। तो जब आपको ये नोटिस मिलेगा, आपको 60 डेज के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि कोर्ट रीजन के साथ आपको बोला कि आर्टिकल 311 का क्लॉजेस को स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं किया गया, उसके वजह से आपके ऊपर जो पेनल्टी इंपोज था डिसमिसल रिमूवल का उसको सेट असाइड कर दिया गया, उसको रिवोक कर दिया गया, आपको रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया, मगर यू आर नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज। तो इसके वजह से आपको जो पे एंड अलाउंसेस मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट मिलेगा, वो फुल नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा। तो आप रिप्रेजेंटेशन दो, आपको जो इस तरीके का ऑर्डर कोर्ट से मिलेगा उसका 60 डेज के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, ये दिया है, क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। और इसमें द पीरियड intervening between the date of dismissal, removal or compulsory retirement, including the period of suspension preceding such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of judgment of the court shall be regularized in accordance with the provisions। अच्छा, जो of rule 54 सब रूल 5, इसमें क्या है, आपका ये दोनों पीरियड, सस्पेंशन पीरियड प्लस एब्सेंस पीरियड, उसको कैसे माना जाएगा? आप देखिए जो 54 रूल 54 आप देख लीजिए, सबसेक्शन 5, इसमें क्लियरली मेंशन था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्चुअली वो डायरेक्शन देगा कि ये पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा कि नहीं। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड इशू ऑर्डर वेदर कि शुड गिव द डायरेक्शन वेदर these two periods whether counted as duty or not। और उसमें और एक भी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहेगा तो ये पीरियड को किस में कन्वर्ट कर देगा, लीव में कन्वर्ट करेगा, जो लीव ड्यू है उसको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, राइट? चलो नेक्स्ट वन। इसमें अभी देखेंगे फंडामेंटल रूल 54A सबसेक्शन 3 में, if the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by the court on the merits of the case। अच्छा, इसमें क्या है, कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया कि आपको फुल्ली एक्सोनरेट कर दिया गया, क्योंकि जो चार्ज आपके ऊपर लगा था वो फुल्ली अनजस्टिफाइड है। ये सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो फुल्ली अनजस्टिफाइड है, यू आर फुल्ली एक्सोनरेटेड एक्चुअली फ्रॉम द चार्ज, यू आर फुल्ली एक्सोनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो इस केस में क्या होगा, ये जो सस्पेंशन पीरियड प्लस एब्सेंस पीरियड को एवरी पर्पज के लिए ड्यूटी माना जाएगा। ओके, फॉर ऑल पर्पजेस एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड और एब्सेंस पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा और आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने क्लियरली ऑर्डर में मेंशन किया कि व्हाट चार्ज एक्चुअली इंपोज्ड ऑन यू, इट इज फुल्ली अनजस्टिफाइड।
एंड यू आर एक्सोनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, तो पूरा सस्पेंशन एब्सेंस पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा और आपको फुल पे एंड अलाउंसेस उस पीरियड में मिलेगा। ठीक है, ये 54A सबसेक्शन 3 बोल रहा है फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा एंड द चार्ज इज फुल्ली अनजस्टिफाइड, राइट। चलो नेक्स्ट फोर्थ वन, द पे ऑफ, देखिए सब रूल 2 है नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड, नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड, इसमें प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा, जो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। सब रूल 3 क्या बोल रहा है, फुल्ली एक्सोनरेटेड, जो आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा और आपका जो सस्पेंशन और एब्सेंस पीरियड को फुल्ली ड्यूटी में माना जाएगा फॉर ऑल पर्पजेस। ठीक है, तो वही है, क्लियर। ये सबसेक्शन 4 बोल रहा है। सबसेक्शन 5 क्या है, एडजस्टमेंट का बात आ गया। एडजस्टमेंट क्या है, जो एब्सेंस पीरियड में, ये एब्सेंस पीरियड में आप यदि ऑर्न किया तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट कैसे किया जाएगा, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। सपोज आप ऑर्न कर दिए 80,000, मगर आप री इंस्टेटमेंट हो गए, तो री इंस्टेटमेंट होने से जो सस्पेंशन पीरियड है और एब्सेंस पीरियड है, आपको आपका पे एंड अलाउंसेस कितना फिक्स हुआ, सपोज 1 लाख फिक्स हुआ। ठीक है, 1 लाख फिक्स हुआ, आपका री इंस्टेटमेंट हो गया, तो सस्पेंशन एब्सेंस पीरियड में जो पे एंड अलाउंसेस आपको मिलेगा 1 लाख मिलेगा, मगर एब्सेंस पीरियड में आप कितना अर्न कर चुके हो, 80,000, तो एडजस्ट करके आपको एक्चुअली कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। ठीक है, और एक एडजस्टमेंट है, सपोज आप एब्सेंस पीरियड में ऑन कर दिया 80,000 और आपका री इंस्टेटमेंट के वजह से जो पे एंड अलाउंसेस फिक्स हुआ वो भी 80,000 फिक्स हुआ, तो उसमें आप ऑलरेडी एब्सेंस पीरियड में 80,000 अर्न कर चुके हो, और री इंस्टेटमेंट के वजह से जो एब्सेंस पीरियड और जो एब्सेंस सस्पेंशन पीरियड प्लस एब्सेंस पीरियड में आपका जो पे एंड अलाउंसेस फिक्स हुआ 80,000 हुआ, तो उसमें आपको एडजस्टमेंट के बाद कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। फंडामेंटल रूल 54B को आएंगे। फंडामेंटल रूल 54B क्या है, सस्पेंशन फॉलोड विथ री इंस्टेटमेंट। जस्ट सस्पेंशन पीरियड चल रहा था, अभी री इंस्टेटमेंट हो गया, इसमें कोई आपको डिसमिसल रिमूवल का ऑर्डर नहीं मिला है, जस्ट एक्चुअली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था, आप सस्पेंडेड थे, उसके बाद आपका री इंस्टेटमेंट हो गया, तो उसमें कुछ कंडीशन है हम देखेंगे। सबसेक्शन 1 ये बोल रहा है कि व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन सस्पेंडेड is reinstated or would have been so reinstated but for his retirement including premature retirement while under suspension, the authority competent to order reinstatement shall consider and make a specific order। सपोज आपका सस्पेंशन पीरियड चल रहा था और उसी समय आपको रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया, सस्पेंशन पीरियड चल रहा था, आपको रीइंस्टेटमेंट कर दिया गया, तो उसमें कि सपोज आपका सस्पेंशन पीरियड में आपका प्रीमैच्योर रिटायरमेंट हो गया, तो उस कंडीशन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक स्पेसिफिक ऑर्डर निकालेगा। स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या मेंशन होगा कि आपका जो सस्पेंशन, इसमें क्या होगा, जो सस्पेंशन पीरियड में आपका पे एंड अलाउंसेस क्या रहेगा, ये जो सस्पेंशन पीरियड में आपका पे एंड अलाउंसेस क्या रहेगा, क्या आपको फुली मिलेगा, फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा ना प्रोपोर्शनेट में मिलेगा। सेकेंड में ये जो सस्पेंशन पीरियड को क्या ड्यूटी में माना जाएगा कि नहीं, वेदर और नॉट द सेड पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज ए पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी और नॉट। ठीक है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी निकालेगा। जैसे आपका सस्पेंशन पीरियड चल रहा था और अभी आपका रीइंस्टेटमेंट हो गया, जस्ट सस्पेंशन फॉलोड विथ रीइंस्टेटमेंट, इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के एक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर निकालेगा। ऑर्डर में क्लियरली मेंशन करेगा कि सस्पेंशन पीरियड में आपको कितना पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, क्या फुल मिलेगा ना प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, और सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी में माना जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये 54B सबसेक्शन 1 बोल रहा है। 2 में क्या है, सपोज सस्पेंशन टाइम में डेथ हो गया, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन डाइज। ये देखिए, यदि सस्पेंशन पीरियड चल रहा था, सस्पेंशन पीरियड में डेथ हो गया, ठीक है, सस्पेंशन पीरियड में डेथ हो गया, तो इसमें जब डेथ हो जाएगा आपको याद रखना है
पूरा सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा और आपका फैमिली को वो जो सस्पेंशन पीरियड था उसमें आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। ऑटोमेटिकली सडन वो क्या, जब डेथ हो गया, सस्पेंडेड एम्प्लॉय का डेथ हो गया, सस्पेंशन पीरियड चल रहा था, चार्ज ऑफिसर का डेथ हो गया, तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और जो सस्पेंशन पीरियड था उसको फुली ड्यूटी माना जाएगा और आपका फैमिली को फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा सस्पेंशन पीरियड में। ठीक है, ये 54B सबसेक्शन 2 बोल रहा है। ठीक है, ये डेथ जब हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और सस्पेंशन पीरियड को फुली ड्यूटी माना जाएगा और फैमिली को फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा सस्पेंशन पीरियड के लिए। अभी आएंगे सबसेक्शन 3 को। Where the authority competent to order reinstatement is of the opinion that the suspension was wholly unjustified। यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर में क्लियरली मेंशन किया कि आपको ऊपर जो चार्ज लगा था वो होली अनजस्टिफाइड, आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो फुल्ली बेसलेस है, तो इस केस में पूरा सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा फॉर ऑल पर्पजेस एंड आपको सस्पेंशन में फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो होली अनजस्टिफाइड है। ठीक है, मगर इसमें एक कंडीशन आ जाएगा कि सपोज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या करेगा, ओपिनियन देगा कि आपका तो रीइंस्टेटमेंट हो गया मगर चार्ज ऑफिसर के वजह से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का डिले हो गया। ओके, ये जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था वो डिले हो गया, किसके वजह से, ना चार्ज ऑफिसर के वजह से डिले हो गया। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको एक नोटिस इशू करेगा। ठीक है, आपको एक नोटिस इशू करेगा, नोटिस में क्लियरली मेंशन करेगा कि आपका रीइंस्टेटमेंट हो गया मगर आपके वजह से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग डिले हो गया। तो डिले पीरियड में, ये जो डिले पीरियड में आपको प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। डिले पीरियड में आपको प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके वजह से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का डिले हो गया, तो इसके वजह से जो डिले पीरियड है उसमें आपको प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। तो ऐसे एक आपको ऑर्डर देगा, तो जब आप ऑर्डर रिसीव करोगे उसका 60 डेज के अंदर, याद रखिए जब आपको ऑर्डर इस तरीके का ऑर्डर मिलेगा आप 60 डेज के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, और उसमें याद रखिए ये जो प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा वो कभी भी सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलो सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है 54B का। यदि सब रूल 3 क्या बोल रहा है कि आपका जो सस्पेंशन होली अनजस्टिफाइड है, तो जब होली अनजस्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है, आपका जो सस्पेंशन पीरियड होली अनजस्टिफाइड हो जाएगा, पूरा सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा फॉर ऑल पर्पजेस, पूरा सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा फॉर ऑल पर्पजेस। ठीक है, और सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है कि इसको छोड़ दीजिए, डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड जो सब रूल 3 है, सब रूल 3 क्या है, होली अनजस्टिफाइड, आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो होली अनजस्टिफाइड। इसके अलावा ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों को छोड़ दीजिए, डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट को छोड़ दीजिए और बाकी ये जो सब रूल 3 को आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा, ठीक है, ये दोनों के अलावा एक है डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, सस्पेंशन पीरियड को फुली ड्यूटी माना जाएगा और फैमिली को सस्पेंशन पीरियड के लिए फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। सब रूल 3 क्या बोल रहा है, आपके ऊपर जो चार्ज लगा था उसमें आप फुली एक्सोनरेटेड हो गए। ठीक है, तो उसके वजह से आपका सस्पेंशन पीरियड को पूरा फुली ड्यूटी माना जाएगा फॉर ऑल पर्पजेस, आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। उसके अलावा यदि आपको रीइंस्टेटमेंट किया जाता है तो उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा और वो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। मगर ये दोनों कंडीशन को छोड़ दीजिए, जैसे डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और सस्पेंशन वाज होली अनजस्टिफाइड। इसके अलावा यदि आपका रीइंस्टेटमेंट होता है और उसमें आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर इशू करेगा
और उसमें क्लियरली मेंशन करेगा कि आप तो रीइंस्टेट हो गए, ठीक है, मगर आपको इट मींस यू आर नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज, यू आर नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो इसके वजह से आपको प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है। तो आप जब आपको इस तरीके का नोटिस मिलेगा तो विद इन, आप जब वो नोटिस को इश्यू करेंगे विद इन 60 डेज आप आपका रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। मगर इस केस में क्या होगा, ये दोनों के अलावा डेथ और सस्पेंशन वाज होली अनजस्टिफाइड, दोनों के अलावा यदि आपका रीइंस्टेटमेंट होता है तो सस्पेंशन पीरियड में क्या मिलेगा, आपको प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा जो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। और इसमें आपको एक जो ऑर्डर इश्यू किया जाएगा, जब आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे उसका 60 डेज के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। 6 में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर सस्पेंशन इज रिवोक्ड पेंडिंग फाइनलाइजेशन ऑफ द डिसिप्लिनरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। देखिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग खत्म नहीं हुआ है मगर आपका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया गया, जो आपके ऊपर सस्पेंशन चल रहा था उसको रिवोक कर दिया गया, मगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग खत्म नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, एक तो ऑर्डर अभी इशू होगा, आपका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया गया, तो एनी ऑर्डर पास्ड अंडर सब रूल 1 बिफोर कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट shall be reviewed on its motion after the conclusion। जब आपका प्रोसीडिंग कंक्लूजन हो जाएगा, जब आपके ऊपर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था कि कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, उसका जब वो कंक्लूड हो जाएगा उसके बाद फिर रिव्यू किया जाएगा कि उसके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म नहीं हुआ था, कोर्ट प्रोसीडिंग खत्म नहीं हुआ था, मगर आपके ऊपर जो सस्पेंशन ऑर्डर था उसको रिवोक कर दिया गया था, उस समय आपको ऑर्डर मिला था। अभी जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग खत्म हो गया उसके बाद आपको जो ऑर्डर मिला था पहले उसको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। और रिव्यू में क्लियरली मेंशन होगा कि जो सस्पेंशन था वो होली अनजस्टिफाइड था ना पार्शियली अनजस्टिफाइड था। यदि होल अनजस्टिफाइड था तब आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा और वो पूरा सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा फॉर ऑल पर्पसेस। मगर पार्शियली अनजस्टिफाइड माना जाएगा तो आपको प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, जो प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसमें इन ए केस फॉलिंग अंडर सब रूल 5 सस्पेंशन इज नॉट फुल्ली अनजस्टिफाइड। यदि सस्पेंशन को फुल्ली अनजस्टिफाइड नहीं माना जाएगा, इट मींस ये माना जाएगा कि आप यू आर नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज, यू आर नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इस केस में क्या होगा ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि जो सस्पेंशन पीरियड है उसको ड्यूटी माना जाएगा कि नहीं, उसको ड्यूटी माना जाएगा कि नहीं, वो एक्चुअली कौन डायरेक्शन देगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। वो क्लियरली मेंशन करेगा, क्योंकि ये कौन सा पीरियड में, जब आपको एक ऑर्डर मिलेगा जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि यू आर नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि योर सस्पेंशन इज नॉट फुल्ली अनजस्टिफाइड, तो उस केस में क्या होगा ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्चुअली डायरेक्शन देगा कि आपका सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी में इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं, ठीक है। और उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का पावर भी है, वो आपका सस्पेंशन पीरियड को लीव में कन्वर्ट कर सकता है, लीव ड्यू, उसको लीव ड्यू में कन्वर्ट कर सकता है। जो भी लीव है आपका ड्यू है, आपका सर्विस बुक में जो इट मींस लीव है उसको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और 8 में बेसिकली सब रूल 3 ये डेथ केस है, सब रूल 2 डेथ केस है, सब रूल 3 जो आपके ऊपर चार्ज लगा था वो होली अनजस्टिफाइड है, और सब रूल 5 क्या है, आपके ऊपर जो चार्ज लगा था इज नॉट होली अनजस्टिफाइड, ठीक है। सब रूल 2 डेथ हो गया, जब आपका सस्पेंशन पीरियड चल रहा था डेथ हो गया। रूल 3 क्या बोल रहा है ना, आपके ऊपर जो चार्ज लगा था होली अनजस्टिफाइड है, माने फुल्ली एक्सोनरेटेड, मगर रूल 5 क्या बोल रहा है, नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड। आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो पार्शियली अनजस्टिफाइड, कि इज नॉट फुल्ली अनजस्टिफाइड, तो उस केस में आपका जो मैं बताया था कैसे पे एंड अलाउंसेस फिक्स होगा। और एक बात है जो 54B सबसेक्शन 9 क्या बोल रहा है कि यदि आपको प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा तो वो कभी भी सब्सिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा।
द अमाउंट डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सब रूल 3 सब रूल 5 शैल नॉट बी लेस देन द सबसिस्टेंस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस एडमिसिबल अंडर रूल 53। यदि प्रोपोर्शनेट मिलेगा, फुल पे आपको नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, मगर वो कभी भी सबसिस्टेंस अलाउंस से कम नहीं होगा। तो आज इतना ही है। रूल 54 और एक बाकी है, सॉरी, रूल फंडामेंटल रूल 55 है, ये एक छोटा एक सेंटेंस है, लीव अंडर सस्पेंशन। ये फंडामेंटल रूल 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हो कि सस्पेंशन पीरियड में आपको लीव नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड टू द चार्ज ऑफिसर। सस्पेंशन पीरियड में लीव नहीं मिलेगा। तो आज ये दोनों रूल्स को मैं डिस्कस किया, बहुत डिफिकल्ट था मगर मैं प्रयास किया, और 10 क्वेश्चंस भी बढ़िया क्वेश्चंस दिया था। आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ इट इज आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन। तो आप प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग सम गुड वीडियोस। तो अभी मेरा जो एम है, अभी मैराथन एमसीक्यू लाऊंगा फंडामेंटल रूल के ऊपर, क्योंकि उसके बाद जो ज्वाइनिंग टाइम जो रूल, देखिए फंडामेंटल रूल 56 ऑलरेडी मैं उसको डिस्कस कर चुका हूं। आप देखिए वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, और बाकी है ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, डेपुटेशन फॉरेन सर्विस के ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। तो पूरा फंडामेंटल रूल को मैं डिस्कस कर दिया। तो अभी मैराथन एमसीक्यू लाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। जस्ट यू वेट इट, आई ब्रिंग द मैराथन एमसीक्यू ऑन फंडामेंटल रूल्स। सो आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार।